हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर हैप्पी एंड हेल्दी एंड वंस अगेन यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके विद एमकेएम। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत लोगों को कमेंट आते हैं कि सर आप बहुत स्पीड से पढ़ाते हो, आप बहुत स्पीड से बोलते हो। लेकिन साथियों, मेरा मानना है कि यदि आपको पढ़ना है तो फ्रेंड्स आपको धीरे धीरे क्या पढ़ना है, क्योंकि मैं आपको सिर्फ अभी जो है रिवीजन करा रहा हूँ एक तरह से देखा जाए तो। और रिवीजन आपको कम समय में ज़्यादा रिवीजन करना है। भाई साहब, आपके पास इतना समय नहीं है, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों बाद 16 नवंबर से आपके एसएससी के एग्जाम शुरू होने वाले हैं और यूपीएससी का एग्जाम भी आने वाला है। तो फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को जल्दी करके देखिएगा और हो सके तो आप स्पीड थोड़ी और फास्ट कर लीजिएगा अपने सिस्टम से। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से रिवीजन करते हैं। मात्र 25 प्रश्न है, धुआं प्रश्न मिलेंगे सारे आपको, और अपना स्कोर एंड में जरूर बताना है। चलिए फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा मोटो है कि अब की बार अंतिम पढ़ा, बार बार एग्जाम में हॉल में नहीं बैठना। पहला प्रश्न है, लेग बी ऑनर किस देश में मनाया जाने वाला वार्षिक धार्मिक अवकाश है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो सही उत्तर है वह क्या हो जाएगा? इटली, इजराइल, फ्रांस या फिर स्पेन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इजराइल। जो इजराइल देश है फ्रेंड्स, इसमें जो है एक लेग बी ओमर नाम का एक धार्मिक जो वार्षिक अवकाश है वो मनाया जाता है। और फिर इसमें होता क्या है कि इसमें पूरी रात जो है अलाव जलाकर अर्थात आग जलाकर जो भगवान की प्रार्थना और नृत्य किया जाता है फोक डांस के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला दमदार धुआंधार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। वित्तीय प्रणाली को हरित करने के लिए नेटवर्क एनजीएफएस किस सम्मेलन में शुरू किया गया था? धुआं प्रश्न है भाई साहब। 1992 रियो अर्थ समिट, 2014 संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन, 2017 पेरिस वन प्लेनेट समिट या फिर 2018 का ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन समिट। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई साहब। 2017 का जो पेरिस वन प्लेनेट समिट हुआ था, उसी में जो है जो ये वित्तीय प्रणाली को हरित करने के लिए एक नेटवर्क की जो है कल्पना की गई थी, इस परिकल्पना की गई थी। और फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो ये केंद्रीय बैंकों और पर्यवेक्षकों का एक समूह होता है, कौन सा? एनजीएफएस। जो ये एनजीएफएस है, ये इसका फुल फॉर्म क्या है? द नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम। यह केंद्रीय बैंकों और पर्यवेक्षकों का एक ग्रुप होता है, समूह होता है, जो वित्तीय क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने तथा पर्यावरण और जलवायु जोखिम प्रबंधन के विकास में योगदान देता है बहुमूल्य रूप से। और फ्रेंड्स याद रखिएगा, जबरदस्त एक फैक्ट है इसके बारे में, जो आरबीआई है, जो भारतीय जो रिजर्व बैंक है, हाल ही में भाई साहब यह है इस ग्रुप में एक सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। किसमें? एनजीएफएस में। इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बताया कि द नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ओईसीडी के अनुसार 2020 में एफडीआई के लिए शीर्ष स्थान के रूप में कौन सा देश खड़ा था? देखिए भाई साहब, करंट के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे, तो इसलिए करंट के क्वेश्चन को आप बिल्कुल छोड़ना नहीं है, बिल्कुल घोट कर पीना है उनको। भारत, चीन, यूएसए या फिर यूके। तो उसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोरोना का पापा चीन। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या है? चीन है। और जो ओईसीडी है, इसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में, फ्रांस के पेरिस में। और जो स्थापना हुई थी इसकी हुई थी 1961 में। ये भी याद रखिएगा, 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके जो वर्तमान में जो महासचिव हैं वो है भाई साहब माथियास कॉरमन। कौन से? माथियास कॉरमन, याद रखिएगा। और यदि आपसे पूछ लिया कि 2021 में कौन था, तो भाई साहब आपसे यहाँ पर 2020 का पूछा है, तो लेकिन 2021 में एफडीआई के लिए शीर्ष स्थान के रूप में कौन सा देश था? तो वो था भाई साहब यूएसए। राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, 2020 का चीन और 2020 में चीन और 2021 में यूएसए। यहां पर कंफ्यूजन बिल्कुल भी मत रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय किसके द्वारा शुरू किया गया है? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, आईआईटी बॉम्बे, भारतीय नौसेना या फिर आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना के द्वारा ही ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय सेकंड इसके द्वारा शुरू किया गया था। और फ्रेंड्स याद रखिएगा, इस मिशन के तहत अर्थात इस ऑपरेशन के तहत जो हमारी इंडियन नेवी है, भारतीय नौसेना है, इसके 2 युद्धपोत कौन कौन से? आईएनएस कोलकाता और आईएनएस तलवार। ये क्या करेंगे? विदेशों से जो तरल ऑक्सीजन है, तरल O2 है, इससे भरे क्रायोजेनिक कंटेनर ये वहां से भेजेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। नेहरू जूलॉजिकल पार्क, जहां एशियाई शेरों का कोविड-19 परीक्षण किया गया था, किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु या फिर तेलंगाना। तो देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और यहां पर मैं बता रहा हूं 99% स्टूडेंट जिसने इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा, भाई साहब 100% गुजरात ही क्वेश्चन इसका आंसर लगाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं एशियाई शेर कहां पर है? गुजरात के गिर जंगल में पाए जाते हैं। तो यहां से आप कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप रॉन्ग हो जाएंगे भाई साहब, आपका नंबर कट जाएगा, क्योंकि सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना में।
ये पार्क कहाँ पर है? नेहरू जूलॉजिकल पार्क। ये भाई साहब तेलंगाना में, गुजरात में नहीं है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। फ्रेंड्स मैं कहता हूं आप जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो बिल्कुल इत्मीनान के ठंडे दिमाग के साथ में बैठिएगा और क्वेश्चन को पहले पढ़िएगा ध्यान से, क्योंकि यदि आपको क्वेश्चन की प्रकृति समझ में नहीं आएगी तो भाई साहब आप जो है विकल्पों पर सही टिक नहीं लगा पाएंगे। क्योंकि आजकल एग्जामिनर बहुत चालाक हो गए हैं, बहुत क्लेवर हो गए हैं, क्योंकि और लगभग जो है 2-3 जो विकल्प होते हैं लगभग एक जैसे रखते हैं, माइनर बिल्कुल उनमें अंतर होता है, आप पहचानने में बड़ी गलती कर देते हैं। तो फ्रेंड्स बिल्कुल ध्यान से इत्मीनान के साथ में पढ़िएगा, ठंडे दिमाग के साथ पहले क्वेश्चन के पढ़िएगा, सोचिएगा, उसकी प्रकृति समझिएगा, पूछ क्या रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि मैफ्लावर 400 क्या है जो हाल ही में चर्चा में रहा था? खनन रोबोट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप, या फिर सौर जांच, या फिर वैक्सीन डिलीवर करने वाला रोबोट। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक शिप है ये मैफ्लावर 400 नाम का। ये याद रखिएगा भाई साहब, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है ऐसे प्रश्न करंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? मनरेगा का विस्तार करने के लिए, मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए, फसल बीमा प्रदान करने के लिए, फिर किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए? आप अपना दिमाग लगा पाएंगे थोड़ा भी, यदि आपके पास कॉमन सेंस है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का जो है शुरू किया गया है, और इसका यही इसका प्राथमिक अर्थात प्राइमरी इसका एम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पंचतंत्र के लेखक हैं? आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे भाई साहब पंचतंत्र की कहानियां, या फिर इस पुस्तक के बारे में आपने बहुत सुना होगा, पढ़ा होगा। महाकवि भास, विष्णु शर्मा, महाकवि कालिदास, या फिर विशाखा दत्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर बी, विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा जो है पंचतंत्र के लेखक हैं। और फिर याद रखिएगा ये जो है ये गुप्त काल में लिखी गई थी पुस्तक, कौन सी? पंचतंत्र, विष्णु शर्मा के द्वारा गुप्त काल में लिखी गई थी। और विश्व में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि यदि किसी पुस्तक का सबसे अधिक ट्रांसलेट यदि किसी पुस्तक का हुआ है तो भाई साहब वह पंचतंत्र का हुआ है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट ये फैक्ट है। और जो विशाख दत्त है इनकी कौन सी थी? मुद्रा राक्षस। और महाकवि कालिदास के बारे में आप जानते हैं, इनकी अभिज्ञान शकुंतलम, इनके बहुत सारे नाटक और कृतियां हैं इनकी, पढ़ लीजिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्योंकि फ्रेंड्स मैं पूरा डिटेल से बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपके पास अभी समय बहुत कम है, हमें फटाफट से वीडियो को कवर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। गढ़जात पहाड़ी को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है? मेघालय उच्च भूमि, उड़ीसा हाईलैंड, आंध्र हाईलैंड, या फिर किन्नौर हाईलैंड। तो जो गढ़जात पहाड़ियां हैं आपसे पूछा गया है कि इनको किस नाम से भी जाना जाता है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है उड़ीसा हाईलैंड। जो गढ़जात की पहाड़ियां उड़ीसा हाईलैंड के नाम से भी इनको जानते हैं। और याद रखिएगा ये जो पहाड़ियां हैं ये झारखंड के छोटा नागपुर पठार से उड़ीसा के उत्कल मैदान तक फैली हुई है, जो कि मुख्य रूप से ग्रेनाइट व नीस, जो ग्रेनाइट और नीस होता है उससे ये निर्मित है ये पहाड़ियां। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। फ्रेंड्स आगे बढ़ने से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार जिस भाई बहन ने हमारे चैनल पर विजिट किया है, तो भाई साहब यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है, यदि आपको लगता है कि प्रश्न एग्जाम हॉल में धुआं करने वाले हैं, तो भाई साहब वीडियो को बिल्कुल आप भी धुआं कर दीजिएगा, इसको उड़ा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, इस घंटे के निशान को जरूर दबा लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। स्थिर दाब पर होने वाली प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, रुद्धोष्म, या फिर इजोटेर्मल। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आइसोबैरिक। जो स्थिर दाब पर अर्थात स्थिर जो प्रेशर पर, फिक्स प्रेशर पर जो है होने वाली जो प्रक्रिया होती है उसको हम कहते हैं आइसोबैरिक। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, गोस्वामी समिति की नियुक्ति किस वर्ष हुई थी? 1980, 85, 90 या फिर 1995। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1990 में ही गोस्वामी समिति की नियुक्ति हुई थी। और किस लिए हुई थी भाई साहब? कि इस समिति ने जो है उपचुनाव के समय सीमा की सिफारिश की थी। अर्थात इस समिति ने बताया था कि जो उपचुनाव होते हैं भाई साहब उनका जो है समय से कराया जाए, समय सीमा की उसकी सिफारिश की थी। और इसने जो नए पत्र होते हैं उन पर विज्ञापनों की जांच करने और चुनाव आयोग जो इलेक्शन कमीशन है उसको मजबूत करने की भी सिफारिश की थी इस समिति ने। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला धुआं प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ये भाई साहब 100% छाप लीजिएगा, 5 स्टार की जगह आप 10 स्टार लगा दीजिएगा इस प्रश्न पर, क्योंकि ये प्रश्न छपेगा और आपको मालूम शायद बहुत ही कम लोगों को होगा। यदि आप करंट से कनेक्टेड हैं तो फ्रेंड्स आपको जरूर मालूम होगा। यदि आप करंट से बहुत दूर है, समसामयिक आप नहीं पढ़ते हैं, तो भाई साहब आप 100% यहाँ विचलित होंगे। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा
आपके विकल्प हैं हेली नेशनल पार्क, मानपुर राष्ट्रीय उद्यान, रामगंगा या फिर धौलीगंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। और थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा इसके बारे में फ्रेंड्स, ये जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ये पूरे भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है और 1936 में ये स्थापित किया गया था। तब इसका नाम था, जब ये स्थापित किया गया था, हेली नेशनल पार्क। क्या नाम था इसका? हेली नेशनल पार्क। और इसे जो है सर मैल्कम हेली के नाम पर ही इसकी स्थापना की गई थी। और ये उस समय के संयुक्त प्रांत, क्योंकि उस समय पर यूपी और उत्तराखंड एक ही जगह था, उसका नाम था संयुक्त प्रांत। तो उसके ये गवर्नर थे कौन? सर मैल्कम हेली, जिनके नाम पर हेली नेशनल पार्क नाम रखा गया था। और फ्रेंड्स याद रखिएगा 1954-55 में भी, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, 1954-55 में भी इसका नाम रामगंगा रखा गया था। जो ये रामगंगा आज रखा गया भाई साहब, अब रखा गया है, तो ये 1954-55 में रखा गया था। लेकिन उसके बाद फिर 1956 में इसका नाम रख दिया गया जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और अब जो है कुछ ही दिनों पहले 3 अक्टूबर 2021 को इसका नाम फिर से रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। बहुत अधिक इस पर विरोध हुआ था और जो केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्री है कौन? अश्विनी चौबे जी, उन्होंने जो है इसके नए नाम के अर्थात रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान के नाम की घोषणा की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश कौन सा है? बांग्लादेश, भारत, मालदीव या फिर श्रीलंका? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है पूरे दक्षिण एशिया का जो है सबसे ज़्यादा घना बसा हुआ देश है। और भाई साहब जो दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में की बात करें तो उसमें अधिकतम जो जनसंख्या घनत्व वाला है वो सिंगापुर है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में सिंगापुर है, दक्षिण एशिया में आपका बांग्लादेश है। और यदि आपसे पूछा जाए कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है तो आपका मोनाको है, मोनाको। और जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर विश्व में सबसे कम किसका है? मंगोलिया देश का है। और यूरोप की बात करें तो यूरोप में सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व है वो किसका है? पश्चिमी यूरोप में है, पश्चिमी यूरोप में। सभी फैक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। यदि आपको समझ नहीं आता, यदि मेरी स्पीड वाकई ज़्यादा है तो आप वीडियो को स्पीड कम कर लीजिएगा या फिर दोबारा से ईयरफोन लगाकर बिना इत्मीनान के साथ में ध्यान के साथ में सुनिएगा, वीडियो को देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? भूटान, भारत, पाकिस्तान या फिर श्रीलंका? तो फ्रेंड्स देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है दक्षिण एशिया देशों में सबसे अधिक नगरीकृत देश है, अर्थात सबसे अधिक नगर वाला देश है आपका पाकिस्तान। याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। जबकि जो दूसरे स्थान पर कौन सा है? दूसरे स्थान पर भाई साहब का बांग्लादेश है, और तीसरे स्थान पर श्रीलंका है, और चौथे पर आपका नेपाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का गठन जिस तिथि को हुआ था वह थी 16 अगस्त 1950, 1 अप्रैल 1951, 6 अगस्त 1952 या फिर 16 अगस्त 1952? इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6 अगस्त 1952 को ही जो है राष्ट्रीय विकास परिषद जो एनडीसी है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसका जो है गठन किया गया था 6 अगस्त 1952 को। और याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो राज्यों और केंद्रों के बीच में जो शक्तियों का विभाजन है उसको देखते हुए योजना तैयार करने में राज्यों का भाग लेना अनिवार्य था। इसलिए जो है 6 अगस्त 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद अर्थात एनडीसी की स्थापना की गई थी। और राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है? एक संवैधानिक निकाय है, अर्थात ये संवैधानिक निकाय नहीं है जिसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, तथा जो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके पदेन सदस्य होते हैं। और इसके प्रमुख जो उद्देश्य हैं वो क्या होते हैं? जैसे कि योजनाओं की स्थापना के लिए राष्ट्र के स्रोतों और परिश्रम को सुदृढ़ करना तथा उनको गतिशील बनाना, और सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समरूप आर्थिक नीतियों के अंगीकरण को प्रोत्साहित करना। और तीसरा इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो है कि देश के सभी भागों के तीव्र तथा संतुलित विकास के लिए प्रयास करना। चलिए धुआं प्रश्न है भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है क्या है? संविधान का जो पहला आर्टिकल है उसके अनुसार भारत क्या है? राज्यों का समूह, राज्यों का फेडरेशन, राज्यों का कन्फेडरेशन या फिर राज्यों का यूनियन? जबरदस्त क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। राज्यों का संघ अर्थात राज्यों का यूनियन है संविधान के प्रथम भाग के अनुसार। और फ्रेंड्स याद रखिएगा जो राज्य और उनके राज्य क्षेत्र भी होंगे उनकी जो ये क्या है, ये पहली अनुसूची में दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? आपसे पूछा कि कौन सा इनमें से क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? भाजपा क्या है? भाजपा नहीं है। सीपीआई नहीं है क्योंकि राष्ट्रीय दल है। बहुजन समाज पार्टी ये भी भाजपा का राष्ट्रीय दल है। जो अकाली दल है ये आपका सही उत्तर है, अकाली दल ये पंजाब का एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, इसको इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है वे कौन है? पाक की खाड़ी, पाक जल संधि, पाक खाड़ी, बंगाल खाड़ी,
कुमारी अंतरद्वीप या फिर मन्नार की खाड़ी या फिर ऑप्शन नंबर डी मन्नार की खाड़ी या फिर पाक की खाड़ी। तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी है इसका, मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को ही जोड़ता है कौन सा, सेतु समुद्रम परियोजना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो सेतु समुद्रम नौवहन नहर परियोजना है, इसमें भारत और श्रीलंका के बीच में 2 नहर बनाकर पाक जल डमरू मध्य है और मन्नार की खाड़ी है उनको जोड़ने का एक प्रस्ताव है ये। और परियोजना के तहत प्रस्तावित 2 तरफा मार्ग वाली सेतु समुद्रम नहर 100 लगभग कितनी 167 किलोमीटर लंबी होगी, 300 मीटर चौड़ी होगी और 12 मीटर गहरी होगी। और इस नहर से रात दिन गुजरने वाले जहाजों की अधिकतम गति जो है कितनी होगी, 8 नॉट्स की होगी। चलिए काफी कुछ बता दिया फ्रेंड्स के इस क्वेश्चन के बारे में। और हाँ एक चीज और ध्यान से सुनिएगा कि जो 2 जून 2005 को, कब 2005 को मनमोहन सरकार के नेतृत्व में अर्थात मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने इस परियोजना का क्या किया था, इनॉग्रेशन किया था, उद्घाटन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, आलू में ब्लैक हार्ट रोग का कारक कौन है, तांबे की कमी, आयरन की कमी, ऑक्सीजन की कमी या पोटेशियम की कमी। तो भाई साहब आप जानते हैं जो आलू में एक रोग होता है ब्लैक हार्ट नाम का, तो आपसे पूछा गया कि उसका कारक कौन सा, कारण कौन सा उस रोग का। तो फ्रेंड्स उसका जो कारण है वो आपका है ऑक्सीजन की कमी। इसकी कमी से जो है आलू में कौन सा ब्लैक हार्ट नाम का रोग हो जाता है। और एक होता है आपका हेलो हार्ट, कौन सा, हेलो हार्ट। तो हेलो हार्ट भी जो है आलू का एक रोग होता है। उस रोग में होता क्या है कि जो उसकी वृद्धि है वो जल्दी बढ़ती है, उसकी तीव्र वृद्धि हो जाती है इस रोग के कारण। और जो ये ब्लैक हार्ट है इससे भाई साहब अनियमित आकार का आलू पैदा होता है, अर्थात टेढ़ा मेढ़ा उसका कोई आकार नहीं होगा, बिल्कुल उल्टा ऊट पटांग टाइप का होगा। याद रखिएगा वो ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है कौन सा, ब्लैक हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है। जो एमएसपी है आजकल बहुत हंगामा इसके ऊपर मचा हुआ है और किसान भाई बहुत इसके बारे में बड़े चिंतित हैं और जगह जगह धरने प्रदर्शन आप देख रहे हैं भारतवर्ष में। तो इसका जो निर्धारक है वो कौन है, था इसका निर्धारण कौन सा, इन विकल्प में से कौन सा करता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद करता है, राज्य सरकार करती है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग या फिर वित्त मंत्रालय। तो भाई साहब ये सभी गलत है। ऑप्शन नंबर सी अकेला इसका सही उत्तर है। जो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है यही जो है निर्धारित करता है कि किसी भी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो एमएसपी है वो कितना होगा। और याद रखिएगा जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वह मूल्य दर है जिस पर सरकार किसानों द्वारा बेची जाने वाली जो अनाज की पूरी मात्रा क्रिया करने के लिए अर्थात खरीदने के लिए तैयार हो जाती है। और जो प्रमुख कृषि वस्तुओं के संबंध में वसूली मूल्य या फिर न्यूनतम समर्थित मूल्य होता है उसकी घोषणा सरकार क्या करती है, वर्ष में दो बार कब रबी और खरीफ की मौसम में करती है। याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और जो न्यूनतम मूल्य है उसकी घोषणा सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की संस्तुति पर ही करती है। देखिए घोषणा सरकार करती है लेकिन किसकी संस्तुति पर करती है, किसकी सिफारिशों पर करती है, तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग इसकी सिफारिश पर करती है। भाई साहब जबरदस्त धुआं प्रश्न है। इस प्रश्न के आने के बहुत संभावना है क्योंकि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले कुछ फसलों पर जो एमएसपी है उसकी दर बढ़ाई गई थी, तो वह दर भी आपसे पूछी जा सकती है। कुछ खास फसलों की दरें भी आप याद कर लीजिएगा, किसका वर्तमान में एमएसपी रेट क्या है, मूल्य क्या है। चलिए तो फ्रेंड्स आज का क्विज आपके लिए है, आपको बताना है कि नूर सुल्तान निम्न में से किस देश की राजधानी है। बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स याद रखिएगा आपको यह भी बताना है कि नूर सुल्तान से पहले उस देश की राजधानी क्या थी। मैंने कल भी ये प्रश्न पूछा था और आज फिर पूछ रहा हूं क्योंकि किसी ने भी जो है लगभग 1-2 को छोड़कर सही आंसर कमेंट बॉक्स में नहीं दिया था। बताइए तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान या फिर ताजिकिस्तान। कमेंट बॉक्स में अपना जवाब लिखिएगा। और फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसी लगी तो बताइएगा, अपना समर्थन दीजिएगा एक लाइक ठोक करके, क्योंकि लाइक करने में आपका कोई भी धन जो है खर्च नहीं होता है। और अपने सभी दोस्तों में धुआं कर दिएगा। मुझे मालूम है बहुत से छात्र अब जो है एसएससी जीडी के एग्जाम में बैठ रहे हैं, यूपीएसआई के एग्जाम में बैठ रहे हैं या फिर यूपी पुलिस का कोई भी एग्जाम है तो उसमें भी बैठ रहे हैं। तो फ्रेंड्स उन सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो में, और ऐसा नहीं कि यूपी के लिए, तो भाई साहब ये पूरे भारत के लिए है, लेकिन हमने बस खाली एक थंबनेल में दे दिया कि एसएससी जीडी और यूपीएसआई, क्योंकि अभी हाल ही में उनके एग्जाम आ रहे हैं। लेकिन ये वीडियो सभी के लिए भाई साहब उतने ही कारगर है जितने यूपी वालों के लिए या फिर एसएससी जीडी वालों के लिए। तो फ्रेंड्स यदि किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। और यदि कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स जरूर लिखिएगा। तो फ्रेंड्स मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट दमदार धुआंधार वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए और भाई साहब इतना पढ़िए, इतनी मेहनत करिए, दिन रात एक करिए ताकि एग्जाम हॉल में आप धुआं कर सको और कोई भी प्रश्न आपसे ना छूट सके। तो फ्रेंड्स मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप जाइए बेझिझक होकर जाइए एग्जाम हॉल में। यदि आपने दिल से मेहनत से पढ़ाई की होगी तो आप, मुझे भरोसा है कि आपकी जो मेहनत है वो जरूर कामयाब होगी। आप अपने सपनों को जरूर साकार कर पाओगे। आप अपने समाज का, अपने माँ बाप का, अपने देश का नाम रोशन जरूर कर पाओगे। तो चलिए फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम।